नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में रुपौली विधानसभा की सीट पर उपचुनाव की समाप्ति के बाद अब सबकी नजरें बिहार में अन्य 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिक गई हैं। राजनीतिक पार्टियों ने भी इसके लिए कमर कस लिया है। INDIA गठबंधन में भी उम्मीदवार लगभग तय कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ NDA में अब सीटों का बंटवारा हो गया कि कौन पार्टी किस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा की सीटें 4 विधायकों के सांसद बन जाने के वजह से खाली हुई है, जिसमें इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी के सांसद बन जाने के वजह से, बेलागंज में RJD के सुरेंद्र यादव के सांसद बन जाने से, तरारी में माले के सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने से, तो वहीं रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के सांसद बन जाने के वजह से यहाँ पर सीटें खाली हुई हैं और उपचुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द ही यहाँ पर उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसके लिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी में जुट गई है। लेकिन बीते दिन भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जो तमाम BJP के बड़े नेताओं की बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, उसमें यह फैसला लिया गया है कि इमामगंज की सीट पर जीतन राम मांझी ही चुनाव लड़ेंगे, यानी उनके परिवार से या उनके पार्टी से कोई कैंडिडेट हो सकता है। बेलागंज की सीट पर JDU के कैंडिडेट उतरेंगे, जबकि रामगढ़ और तरारी की सीट पर BJP अपना कैंडिडेट उतारेगी। इन दोनों सीटों पर BJP ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन मुश्किल ये है कि 20 के चुनाव में इन दोनों ही सीटों पर BJP कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चले गए थे। तरारी में तो हालत और ज़्यादा खराब हो गई, जब BJP कैंडिडेट को महज 13,000 वोट हासिल हुए। ऐसे में अब BJP के सामने बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इन 2 सीटों पर अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारकर इन सीटों को अपने कब्जे में ला सके। हालांकि इन 4 सीटों में एक सीट तरारी की ऐसी है जहां पर निर्दलीय सुनील पांडे भी पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रहे हैं, और बीते चुनाव 2020 में भी वो निर्दलीय कैंडिडेट बनकर मैदान में उतरे थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। महज 7,000 के आसपास वोटों से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जबकि BJP कैंडिडेट बहुत पीछे रह गए थे। वहीं अगर हम बात करें रामगढ़ की सीट की, तो वहां पर भी देखना होगा कि BJP किसे कैंडिडेट बनाती है। क्या पूर्व प्रत्याशी ही मैदान में होंगे या फिर कोई नया चेहरा। इसके अलावा अगर बेलागंज की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड ने बीते चुनाव में अभय कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया था, लेकिन इस बार अभय कुशवाहा तो लोकसभा चुनाव में पाला बदलकर राजद में चले गए और औरंगाबाद से सांसद बन गए हैं। तो यहाँ पर जदयू के सामने भी बड़ी चुनौती है कि किसे कैंडिडेट बनाए। खबर रॉकी यादव और चंदन यादव के नाम की है। इसके अलावा भी कई दावेदार यहाँ पर मैदान में उतरकर ताल ठोक रहे हैं। इमामगंज में जीतन राम मांझी के छोटे बेटे प्रवीण मांझी की चर्चा है, साथ ही साथ जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की भी चर्चा तेज है। देखना होगा कि जीतन राम मांझी यहाँ पर किसे कैंडिडेट बना रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इन 4 सीटों में से एक सीट इमामगंज की बस NDA की थी, बाकी 3 सीटें INDIA गठबंधन की रही हैं, जिसमें से एक सीट तरारी की माले की और रामगढ़ बेलागंज राजद की। अब देखना है कि राजद इन अपने पुराने सीटों को बचा पाती है या फिर NDA गठबंधन इन सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रहता है। फिलहाल अगर देखें तो INDIA गठबंधन के तरफ से भी राजद ने बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे का नाम जो है वो लगभग तय कर दिया है कैंडिडेट के लिए। इमामगंज में उदय नारायण चौधरी एक बार फिर मैदान में उतर सकते हैं। तरारी में माले देखना होगा कि किसे कैंडिडेट बना रही है। तो वहीं अगर रामगढ़ की बात करें तो जगदानंद सिंह के एक और बेटे अजीत सिंह के नाम की चर्चा तेज है। तो कांटे की लड़ाई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि NDA के तरफ से अपने अपने सीटों को चिन्हित कर लिया गया है। 2 सीट रामगढ़ और तरारी में BJP कैंडिडेट, एक बेलागंज में जदयू और इमामगंज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में जाता दिखाई दे रहा है।
वहीं देखना होगा कि सुनील पांडे निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरते हैं या हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो उनकी मुलाकात हुई है उसका कुछ असर दिखेगा और शायद उन्हें एनडीए से बीजेपी कैंडिडेट बना भी सके। देखना बड़ा दिलचस्प है। लड़ाई बेहद ही कांटे की इस बार उपचुनाव में होगी। रुपौली में भी हमने देखा कैसे निर्दलीय ने बाजी मारा है, तो इन दिनों निर्दलीय उम्मीदवारों का बोलबाला है। अब फैसला तो जनता को करना है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अब तक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द तारीखों की घोषणा होगी और इन 4 सीटों पर उपचुनाव का महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।